राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राजनीतिक सहभागिता होती है। तो अपन सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जनता की राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। जनता सामान्यतः मतदान में भाग लेती है, उतनी ही राजनीतिक सहभागिता होती है उसकी। जनता सामान्यतः राजनीति में या मतदान में भाग लेती है, उसको राजनीतिक सहभागिता मान लिया जाता है। सामान्यतः जनता कानून बनाती नहीं, कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती नहीं, इसलिए जनता की राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी नाममात्र की सी होती है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जनता राजनीतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, लेकिन भारत जैसे देश में जनता परोक्ष रूप से ही राजनीति में भागीदारी होती है। तो राजनीतिक सहभागिता मतलब जनता की राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। अब राजनीतिक सहभागिता के कुछ अभिकरण हैं या साधन हैं जिनके द्वारा जनता राजनीति में भागीदारी लेती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है? ऐसे संगठन होते हैं जिनका सामान्य उद्देश्य होते हैं जो सरकार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। यूरोपीय देश या अमेरिकी जैसे देशों में दबाव समूह की भूमिका कारगर होती है, सार्थक होती है, लेकिन भारत जैसे देशों में दबाव समूह की भूमिका नाममात्र की होती है। भारत जैसे देश में भी दबाव समूह हैं, जैसे किसान यूनियन है, शिक्षकों का संगठन है, विद्यार्थियों का संगठन है, SFI, NSUI, और शिक्षकों का संगठन है, RSS है, बजरंग दल है। ये दबाव समूह का ही काम करते हैं। मजदूरों का संगठन है, ये सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव डालते हैं, अपनी नीतियां हैं वो जनसाधारण तक पहुंचाते हैं, उनकी अपनी मांगे जो होती है वो जनता तक, सरकार तक पहुंचाते हैं। एक तरह से ये जनमत बनाने का कार्य करते हैं दबाव समूह। फिर ये आरंभक नाम से इसको हो रहा है आरंभ करना, यानी कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार करना। सामान्यतः कानून बनाने का अधिकार होता है सरकार का, कानून बनाने का काम सरकार करती है, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे देश में कानून का मसौदा तैयार करके जनता जो है कानून का मसौदा तैयार करके विधानमंडल में भेजती है। कानून का प्रस्ताव तैयार करके विधानमंडल में भेजती है, उस पर एक निश्चित संख्या में मतदाताओं के हस्ताक्षर भी होते हैं। भारत में भी देखे जाए तो विधानमंडल में दो प्रकार के विधेयक होते हैं। एक तो होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और जो संसद का सदस्य जो होता है वो भी विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, उसको कहते हैं एक तरह से कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, आरंभ। तीसरी चीज है प्रत्याह आह्वान। प्रत्याह आह्वान नाम से इसको हो रहा है वापस बुलाना। तो अपन जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है जनता, वो एक निश्चित समय के लिए करती है। भारत जैसे देश में 5 साल के लिए होता है, अमेरिका में 4 साल के लिए होता है, कुछ देशों में 6 साल के लिए भी होता है। समय से पहले हर जनप्रतिनिधियों को वापस हम बुला नहीं सकते, चाहे उनका काम संतोषजनक हो या नहीं। लेकिन वही कहानी स्विट्जरलैंड जैसे देश में ये जनता को अधिकार होता है कि वो अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के काम से भी संतुष्ट नहीं है, तो एक प्रस्ताव तैयार करती है। उस प्रस्ताव के द्वारा उस पर जनता का जो प्रतिनिधि होता है उसको समय से पहले भी वापस पद बुला सकते हैं, यानी समय से पहले भी उसको पद से हटाया जा सकता है। 5 साल से पहले भी उसको पद से हटा सकते हैं, उसको कहते हैं प्रत्याह आह्वान। फिर है परिपरीक्षा। तो परिपरीक्षा यानी पूछना। तो ऐसा कोई जटिल विषय हो जिस पर कानून बनाने के लिए पूछना हो तो उसको कहते हैं परिपरीक्षा। जैसे आरक्षण लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक जटिल मुद्दा है, विवादास्पद मुद्दा है, तो सरकार ऐसे मुद्दों पे कानून बनाने के लिए जनता से पूछती है। जैसे ब्रिटेन जैसे देश में क्या होता है, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य था, तो ब्रिटेन की जनता में वहाँ मतदान हुआ कि यूरोपीय यूनियन का सदस्य रहना है या नहीं रहना है। तो
जनता के से कोई सवाल पूछना क्या कहलाता है? परिप्रेक्षा। फिर है सलाहकार परिषद। तो सरकार क्या होती है? किसी विशेष मुद्दे पर जनता की सलाह जानने के लिए, जनता के विचार जानने के लिए या कानून के बारे में गहराई से जानने के लिए एक गणमान्य लोगों की कमेटी गठित करती है, जिसको कहते हैं सलाहकार परिषद। जैसे भारत में किसानों की समस्या को जानने के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ है, मुसलमानों की समस्याओं को जानने के लिए, स्थिति को जानने के लिए सच्चर कमेटी का गठन हुआ है। तो एक सलाहकार परिषद होती है जो सरकार को सलाह देती है। जन सुनवाई, जनता की सुनवाई। सामान्यतः क्या होता है? जनता जो होती है अपनी समस्याओं को लिए नेताओं के पास जाती है, अधिकारियों के पास जाती है। कभी कभार अधिकारी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन जब अधिकारी या प्रशासन या आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि है स्वयं आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, तो उसको कहते हैं जन सुनवाई। तो भारत में भी ऐसा सामान्य देखने को मिलती है। सरकार अभियान चलाती है, प्रशासन गाँव की ओर, जिसमें सारा प्रशासन है वो गांव में आता है, गांव के लोग जो अपनी समस्या होती है वो प्रशासन तक पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं जन सुनवाई। अब क्या बचा है? सविनय अवज्ञा। इसका नाम तो आपने बहुत सुना है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1923 में। तो जो अन्यायपूर्ण कानून होता है, अन्याय जो गलत कानून होता है, उसको जानबूझ करके तोड़ना सविनय अवज्ञा होता है। जैसे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, उस समय भारत में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, तो गांधी जी ने नमक बनाया। ऐसे ही जो गलत कानून होता है तो उसका जानबूझकर तोड़ना या अपनी जनता जो होती है गिरफ्तारी देती है तो उसको कहते हैं सविनय अवज्ञा। पुलिस को जानबूझ के गिरफ्तारी देगी, धरना प्रदर्शन करेगी ताकि उस कानून को तोड़ा जाए। तो किसी गलत कानून को जानबूझकर तोड़ना सविनय अवज्ञा कहलाता है। और फिर लास्ट में ये होता है राजनीतिक प्रतिहिंसा। ये लोकतंत्र में सबसे कह सकते हैं गलत चीज होती है जो नहीं होनी चाहिए। जनता क्या होती है? अपनी जनता के जो लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए गलत तरीका भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार वो हिंसा करते हैं, हत्या